सनराइज होटल वो लोग पहुंच चुके थे। एक गाड़ी में अरमान जैस्मिन पीछे बैठे थे और सार्थक गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वहीं दूसरी गाड़ी में राघव आयशा पीछे बैठे थे। रोहित गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उनके बगल में सनाया बैठी थी। सनाया चाहती तो थी अरमान के साथ बैठना, लेकिन अरमान ने उसको यह मौका ही नहीं दिया। वो सब गाड़ी से उतरे और होटल के अंदर चले गए, जहाँ पर कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी। सब लोग जाकर अपनी अपनी टेबल पर बैठ गए जो उनके लिए बुक थी। वहाँ और भी कंपनीज के सीईओ आए हुए थे। मीटिंग स्टार्ट हुई और सब ने बारी बारी अपनी प्रेजेंटेशन दी। लास्ट में अरमान की कंपनी की बारी थी, तो अरमान ने प्रेजेंटेशन दी। सबको उसकी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई। अब वहाँ पर आई 12 कंपनी में से 5 कंपनी फाइनल हुई। अरमान की कंपनी भी उनमें शामिल थी। वो सब बहुत खुश थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। सनाया भी आगे आई और अरमान को कांग्रेस्ट करने के साथ साथ उसके गले लगने को हुई कि उससे पहले ही अरमान ने जैस्मिन को गले लगा लिया। यह देख सनाया का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वही कोई और भी था जिसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ जैस्मिन पर थी, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ हवस थी। वह बस आंखों में हवस लिए जैस्मिन को एकटक देख रहा था। वो इंसान अपने मन में बोला, तुम्हें तो मेरा होना चाहिए, तुम्हें मैं कैसे भी करके अपने बिस्तर पर लाकर रहूँगा। यह बोल वो बहुत गंदी तरीके से मुस्कुरा दिया। इन सब से बेखबर अरमान और बाकी सब वहाँ से निकलकर चले गए। सनाया जल्दी से अरमान की गाड़ी की तरफ गई और अरमान बीच में बोल पड़ा, सार्थक, मिस सनाया को घर ड्रॉप कर दो, मुझे कुछ काम है तो मैं वह करके आता हूँ। यह सुनकर सनाया का चेहरा उतर गया। जैस्मिन भी अरमान की बात सुनकर दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ी तो अरमान ने पीछे से उसे आवाज़ दी, मिस जैस्मिन, आप कहाँ चली? अरमान जैस्मिन को मिष्टी कहने ही वाला था, लेकिन सनाया को देख वो रुक गया। वैसे अरमान को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जैस्मिन ने कहा था कि वो अभी इस रिश्ते को सबके सामने नहीं लाना चाहती, इसलिए अरमान उसे मिष्टी कहते कहते रुक गया। जैस्मिन ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो अरमान फिर बोला, आप मेरे साथ चल रही हैं? यह बोल वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल खड़ा हो गया। जैस्मिन ने एक पल सोचा, फिर जाकर अरमान की गाड़ी में बैठ गई। अरमान भी दरवाज़ा लगा दूसरी साइड जाकर जैस्मिन के साथ बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सनाया ने जब यह देखा तो उसे जैस्मिन पर बहुत गुस्सा आया। वो पैर पटकते हुए दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ गई। सार्थक ने ड्राइवर को उसे उसके घर छोड़ने को बोला और खुद रोहित और बाकी सबके साथ बैठकर घर की तरफ निकल गया। वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन और अरमान दोनों पीछे बैठे हुए थे। जैस्मिन बाहर की तरफ देख रही थी और अरमान वो बस जैस्मिन को देख रहा था। कुछ टाइम बाद वो लोग एक होटल के सामने थे। अरमान गाड़ी से उतरा और उसने जैस्मिन को उतरने के लिए बोला। जैस्मिन भी गाड़ी से बाहर आई और अरमान के साथ अंदर की तरफ बढ़ गई। मैनेजर दौड़ता हुआ उसके पास आया और अरमान को देख ग्रीट किया। अरमान ने बस गर्दन हिला दी, फिर वहाँ से एक प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गया जो अरमान के लिए हमेशा बुक रहता था। वो वहाँ गए और रूम के अंदर चले गए। रूम बहुत अच्छा था। जैस्मिन ने चारों तरफ घूमकर रूम को देखा, फिर अरमान की तरफ देखकर बोली, हम यहाँ क्यों आए हैं मिस्टर ठाकुर? घर पर सब इंतज़ार कर रहे होंगे, पीहू भी इंतज़ार कर रही होगी। वो अभी बोल ही रही थी कि अरमान ने उसे हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ऐसे अचानक खींचे जाने से जैस्मिन सीधा अरमान के सीने से लग गई। उसके दोनों हाथ अरमान के सीने पर थे। अरमान ने उसे उसकी कमर से पकड़ रखा था। दोनों के चेहरे बहुत करीब थे, इतने कि दोनों एक दूसरे की सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। जैस्मिन तो एकटक हैरानी से अरमान की आंखों में ही देख रही थी। अरमान ने उसका एक हाथ बढ़ा उसके चेहरे पर आते हुए बालों को धीरे से उसके कान के पीछे कर दिया। अरमान की उंगलियों को अपने चेहरे पर महसूस कर जैस्मिन की आंखें बंद हो गईं। अरमान ने जब उसकी बंद पलकों को देखा तो उसकी दोनों आंखों को धीरे से चूम लिया। फिर उसने अपने होठ जैस्मिन के माथे पर रख दिए। जैस्मिन की पकड़ अरमान की शर्ट पर कस गई। यह देख अरमान मुस्कुरा दिया। फिर उसने जैस्मिन के दोनों गालों को चूम लिया। अरमान एकटक जैस्मिन के चेहरे को देख रहा था। जब काफ़ी देर जैस्मिन ने कोई मूवमेंट महसूस नहीं की तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अरमान को देखा जो पूरी शिद्दत से उसे ही देख रहा था। एक पल को जैस्मिन की नज़रें अरमान की नज़रों में उलझ कर रह गईं, लेकिन जल्द ही उसने अपनी पलकें झुका ली। जैस्मिन को जब अरमान से शर्म आ रही थी, उसके गाल लाल हो चुके थे, जिन्हें देख अरमान मुस्कुरा दिया। जैस्मिन बोली, आपने बताया नहीं मिस्टर ठाकुर हम यहाँ क्यों आए हैं?
अरमान ने उसे देखा और बोला, पहली बात तो यह है कि हम ऑफिस में नहीं हैं, तो आप मुझे मिस्टर ठाकुर नहीं, मुझे मेरे नाम से बुलाइए। और दूसरी बात, मुझे मेरी वाइफी के साथ अकेले डिनर करना था, इसलिए आपको यहाँ लेकर आया। जैस्मीन अरमान को ही देख रही थी, तो अरमान बोला, ऐसे मत देखिए, पहले फ्रेश हो जाइए, मैं डिनर ऑर्डर करता हूँ। यह बोल उसने जैस्मीन को छोड़ा और डिनर ऑर्डर करने लगा और जैस्मीन वॉशरूम में चली गई। जब जैस्मीन बाहर आई तो अरमान चला गया। जब अरमान आया तब तक डिनर भी आ चुका था। दोनों ने साथ मिलकर डिनर किया। अरमान जब बस जैस्मीन के साथ थोड़ा सा टाइम अकेले रहना चाहता था, इसलिए वो उसे यहाँ लेकर आया था। वो जैस्मीन से कुछ कहने ही वाला था कि उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो सार्थक का फ़ोन था। अरमान ने कुछ देर उससे बात की, फिर जैस्मीन के पास आकर बोला, चलो घर चलते हैं। जैस्मीन ने हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों वहाँ से नीचे आ गए। अरमान ने जैस्मीन को रुकने के लिए बोला, खुद गाड़ी लेने पार्किंग में चला गया क्योंकि उसने ड्राइवर को वापस भेज दिया था। इधर जैस्मीन खड़ी अरमान का इंतज़ार कर रही थी कि उसे रोड के दूसरे साइड खड़े दो इंसान दिखाई दिए। उन्हें देख जैस्मीन के चेहरे का डर दिखने लगा। उसे एक लड़की दिखाई दे रही थी जो रो रही थी, खुद को छुड़ाने के लिए बोल रही थी, लेकिन तीन लड़के उसे ऐसे गंदी हंसी हंस रहे थे। फिर अचानक ही उसे उस लड़की की चीख सुनाई देने लगी। जैस्मीन ने गर्दन घुमाकर अपने आसपास देखा तो एक साइड अंधेरे में खड़ी होकर वो पिलर के पीछे जैस्मीन का चेहरा आंसुओं से भींगा हुआ था। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वहीं अरमान जब गाड़ी लेकर आया तो उसे जैस्मीन कहीं नहीं दिखी, तो वो होटल के अंदर जाने के लिए बढ़ा कि किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनकर वो रुक गया। अरमान उस तरफ गया जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी, तो उसने देखा जैस्मीन डरी सहमी सी वहाँ पिलर से लगकर आंखें बंद करके खड़ी थी। उनका पूरा चेहरा आंसुओं से भींगा हुआ था। अरमान फटाफट उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा तो जैस्मीन उससे डरकर पीछे हो गई। अरमान उसके ऐसा करने से हैरान रह गया। अरमान ने फिर जैस्मीन का हाथ पकड़कर देखा तो जैस्मीन उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो साथ ही साथ बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज़, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो यह बोल ही रही थी कि उसकी बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। अरमान ने जब जैस्मीन को ऐसे देखा तो उसे अपने सीने में एक दर्द महसूस हुआ। अरमान ने जैस्मीन को उनके दोनों कंधों से पकड़कर झकझोर दिया। जैस्मीन को उनके आवाज़ों में एक जानी पहचानी आवाज़ आई तो जो अरमान की थी। जैस्मीन ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसे अरमान का चेहरा दिखाई दिया। अरमान को देख जैस्मीन झट से उसके गले लग गई। अरमान एकदम हैरान रह गया। फिर जैस्मीन की हालत देख उसने भी जैस्मीन को अपने सीने में छुपा लिया। जैस्मीन उसके सीने से लगे हुए ही बोली, प्लीज़ हमें बचा लीजिए अरमान जी। अरमान ने जब जैस्मीन के मुंह से अपना नाम सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो रिएक्ट कैसे करे उसे समझ नहीं आ रहा था कि तभी जैस्मीन की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी, वो लोग हमें छू रहे हैं, हमें बहुत गंदा लग रहा है, उसने हमें जलाया, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ हमें बचा लीजिए। वहीं जब अरमान के कानों में जैस्मीन की आवाज़ आई, उसने हमें जलाया, यह शब्द सुनकर अरमान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भरकर निचोड़ दिया हो। अरमान ने कसकर जैस्मीन को अपने सीने से लगा लिया और उसे शांत कराते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है मिष्टी, कोई नहीं है यहाँ, कोई तुम्हें हाथ लगाना तो दूर, मेरे होते हुए तुम्हारी परछाई को भी नहीं छू सकता। अरमान ने जैस्मीन का चेहरा अपने हाथों में भरा हुआ बोला, अपने अरमान जी पर भरोसा है। तो जैस्मीन ने उसे देख हाँ में गर्दन हिला दी तो अरमान उसका माथा चूम लिया और बोला, चलो घर चलते हैं। यह बोल अरमान उसे लेकर गाड़ी की तरफ चला गया तो एक बार और जैस्मीन डर कर अरमान के सीने में छुप गई। अरमान उसे ऐसे करते देख बोला, कोई नहीं है मिष्टी यहाँ। जैस्मीन ने ना में गर्दन हिलाई और रोड की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो लोग यहीं हैं, उन्होंने मुझे देख लिया है तो फिर मुझे अपने साथ ले जाएंगे। अरमान ने जैस्मीन की जिस तरफ इशारा कर रही थी उस तरफ देखा तो उसे दो गुंडे टाइप लोग दिखाई दिए। वो लोग सड़क के दूसरी तरफ खड़े सिगरेट पी रहे थे। अरमान ने उन्हें एक नज़र देखा, फिर जैस्मीन को झुककर अपनी गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ लेकर गया। उसने जैस्मीन को गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अरमान ने जैस्मीन को अपने पास कर उसके एक कंधे से होते हुए हाथ रखकर उसका सर अपने कंधे पर रख दिया और गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से आगे बढ़ गया। अरमान का एक हाथ जैस्मीन के कंधे से होकर दूसरे कंधे पर था। उसने जैस्मीन को अपने नज़दीक कर कसकर पकड़ा हुआ था
और एक हाथ से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वहीं जैस्मीन ने भी अरमान की कमर को टाइट पकड़ा हुआ था और उसका चेहरा अरमान के सीने में छुपा हुआ था। जैस्मीन के आंसू अब भी बहकर अरमान की शर्ट को भिगो रहे थे। अरमान को जैस्मीन को ऐसे देख अच्छा नहीं लग रहा था। अरमान ने जैस्मीन के बालों को चूम लिया और इस एहसास से जैस्मीन ने अपनी आंखें बंद कर ली। लगभग आधे घंटे बाद वो लोग ठाकुर मैंसन पहुंचे। अरमान ने गाड़ी रोकी और जैस्मीन की तरफ देखा। उसने धीरे से जैस्मीन को आवाज़ दी, लेकिन जैस्मीन नहीं उठी। अरमान गाड़ी से बाहर निकलकर उसने जैस्मीन के साइड का डोर खोला और धीरे से उसे अपने बाहों में उठा लिया। अरमान उसे लेकर सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ गया। मैंसन में बाकी सब तब तक सो चुके थे। अरमान ने रूम में आकर धीरे से जैस्मीन को बेड पर लिटाया। अरमान ने जैस्मीन का माथा चूमा और उससे साइड हटने को हुआ तो जैस्मीन उसका हाथ पकड़ लिया। अरमान ने जैस्मीन की तरफ देखा तो वो आंखों में आंसू लिए अरमान को ही देख रही थी। जैस्मीन को ऐसे देख अरमान को बहुत तकलीफ हो रही थी। अरमान वही जैस्मीन के पास उसे बाहों में भरकर लेट गया। अरमान ने जैस्मीन को कसकर अपने सीने से लगा लिया। वो एक हाथ से उसका सर सहलाने लगा। जैस्मीन ने भी अरमान को उसकी कमर से टाइट पकड़ा हुआ था। उसका चेहरा अरमान के सीने में छुपा हुआ था। अरमान को जैस्मीन के आंसू अपने सीने पर महसूस हो रहे थे। अरमान उसे शांत करने के लिए उसके बालों में अपनी उंगलियां चला रहा था। कुछ टाइम बाद जैस्मीन रोते रोते सो गई। अरमान उसे सोते देखा तो जैस्मीन को अच्छे से बिस्तर पर लेटाकर और ब्लैंकेट दे दिया और उसका माथा चूमकर खड़े होकर वॉशरूम चला गया। कुछ टाइम बाद जब अरमान वॉशरूम से बाहर निकला तो जैस्मीन बेड पर नहीं थी। अरमान ने उसे पूरे रूम में देखा, लेकिन जैस्मीन नहीं थी। फिर अरमान की नज़र बालकनी में गई, जहां जैस्मीन खड़ी एकटक आसमान को देख रही थी। अरमान भी जैस्मीन के पास जाकर खड़ा हो गया। वो जैस्मीन के चेहरे को देख रहा था, जो रोने से लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर दर्द अरमान देख सकता था। उसकी आंखों का सूनापन अरमान को तकलीफ दे रहा था। अरमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप तो सो गई थी। जैस्मीन उसकी तरफ खाली आंखों से देखा और धीरे से बोली, नींद खुल गई। फिर नींद नहीं आई या बोल वो फिर सामने देखने लगी। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाएगी। अरमान ने जैस्मीन के पास होकर उसके हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाली और उसका सर अपने कंधे पर रख लिया। जैस्मीन अब भी सामने देख रही थी। फिर कुछ टाइम बाद जैस्मीन बोली, यह अच्छा लग रहा है। यह ठंडी ठंडी हवाएं, बादलों में लुका छिपी करता हुआ चांद। यह बोल जैस्मीन चुप हो गई तो अरमान बोला, मेरे हाथों में आपका हाथ, मेरे कंधे पर आपका सर बहुत सुकून दे रहा है। काश यह ऐसे ही रुक जाए। यह बोल अरमान भी सामने देखने लगा तो जैस्मीन उससे अलग होकर खड़ी हो गई और बोली, यह पल यही नहीं रुकेगा और शायद हमारा साथ भी। जिस दिन आपको मेरी अतीत पता चल जाए, आप खुद मेरा साथ छोड़ देंगे। मैं उस स्याह रंग की तरह हूँ जो सब कुछ अपने अंदर निगल जाता है। मेरी ज़िंदगी ऐसी अंधेरे से है जो सबकी ज़िंदगी का उजाला ख़त्म कर देता है। यह बोल जैस्मीन चुप हो गई। अरमान उसके लफ्ज़ों में उतरे दर्द को महसूस कर रहा था। अरमान जैस्मीन के पास आया और बोला, मुझे आपके पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर आप बताना चाहें तो मैं आपको सुनूंगा। और हाँ, मैं बस इतना चाहूँगा कि आप मुझे अपने अंधेरे में शामिल कर लो, ताकि मैं आपको उस अंधेरे से खींच कर रोशनी में ले आऊँ और मैं आपके स्याह रंग में अपना वजूद खोने भी को तैयार हूँ। सिर्फ इतनी इजाज़त दो मुझे कि मैं आपको उस स्याह रंग से सफ़ेद रंग के करीब ले आऊँ। इतनी इजाज़त तो मुझे है ना बच्चे? यह सब बोलते हुए अरमान ने जैस्मीन के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। जैस्मीन नम आँखों से अरमान की तरफ देख रही थी। जैस्मीन धीरे से अरमान के हाथों पर अपने हाथ रखे और अरमान के हाथों को अपने चेहरे से हटा दिया। जैस्मीन नामे गर्दन हिलाते हुए अरमान से 4 कदम पीछे हो गया। रोते हुए बोली, नहीं, कभी नहीं। मैं आपको अपने अंधेरे में नहीं खींच सकती, आपके वजूद को अपने स्याह रंग में नहीं खोने दे सकती, कभी भी नहीं। आप और मैं सड़क के 2 किनारे के जैसे हैं, जो साथ तो चल सकते हैं लेकिन कभी मिल नहीं सकते। क्या दुनिया, यह समाज मुझ जैसे को नफ़रत की नज़र से देखता है। यह समाज कभी भी मुझे आपके साथ नहीं देखना चाहेगा। यह बोलते हुए जैस्मीन बेतहासा रो रही थी। उसे इस तरह से रोता देख अरमान को बहुत तकलीफ हो रही थी। जैस्मीन के आंसू देख अरमान को ऐसा लग रहा था कि कोई खंजर से उसके दिल पर वार कर रहा है और जैस्मीन का रोना बर्दाश्त नहीं हुआ तो अरमान
खींचकर जैस्मीन को अपने सीने से लगा लिया। जैस्मीन अरमान के सीने से लग ज़्यादा रोने लगी। ऐसा था जैसे वो आज अपने दिल का सारा दर्द बाहर निकाल रही हो। अरमान उसे अपने सीने से लगाए हुए ही बोला, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं मिष्टी, मुझे सिर्फ आपसे मतलब है, आप मुझे इजाज़त दे दो, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। जैस्मीन रोते हुए बोली, नहीं, मैं आपके लायक नहीं हूँ, आप बेस्ट डिजर्व करते हो और मैं वो नहीं हूँ। ओनली यू कैन डिजर्व मी। अरमान बोला, एंड आई डिजर्व यू। जैस्मीन अरमान से अलग हो गई और झुंझलाकर बोली, आप समझते क्यों नहीं है अरमान जी, मैं नहीं हूँ आपके लायक, नहीं रहने दिया मुझे आपके लायक। आज जैसे वो गंदी उंगलियाँ मेरे बदन पर भी उस पल को सोचती हूँ तो मुझे खुद से घिन आती हैं। आज भी ऐसा लगता है। यह बोल जैस्मीन रोने लग गई और अरमान की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। अरमान को कुछ तो अंदाज़ा हो गया था कि जैस्मीन के साथ क्या हुआ है, लेकिन आज जैस्मीन की बातों से उसे पूरा यकीन हो गया। अरमान ने गहरी सांस ली और जैस्मीन के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ किया और बोला, मैंने आपकी रूह से प्यार किया है मिष्टी। जब पहली बार आपको देखा था तो आपकी इन आंखों का दर्द मुझे मेरे सीने में महसूस हुआ था। उसी दिन आप इस दिल में उतर गई थी। मुझे आपके जिस्म की चाह नहीं बच्चे, मुझे बस आपके दिल में उतरना है, आपको अपनी रूह में बसाना है। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? नहीं हूँ मैं आपके लायक, उन लोगों ने मुझे गंदा कर दिया है, मुझे नापाक। जैस्मीन इतना बोल ही रही थी कि अरमान ने उसे बाजुओं से पकड़कर अपने करीब कर लिया और गुस्से में बोला, एकदम चुप, कब से आपको प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप समझ नहीं रही हो। अरे प्यार करता हूँ आपसे, खुद से भी ज़्यादा। आपके जिस्म की भूख नहीं है मुझे, मैंने आपके दिल से प्यार किया है जो बिल्कुल पाक साफ है। तो आगे से मेरी मोहब्बत को नापाक कहकर उसकी बेइज्जती मत करना, बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझी आप। जैस्मीन ने अपना सर उठाकर अरमान की तरफ देखा, जो जैस्मीन की आंखों में आंसू देखकर अरमान का गुस्सा पल भर में शांत हो गया और वो जैस्मीन का चेहरा हाथों में भरकर बोला, आई एम सॉरी मिष्टी, मुझे आप पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, पर आप ऐसे शब्द बोल रही हैं कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। सॉरी बच्चे। यह बोल अरमान ने जैस्मीन के माथे को चूम लिया और उससे अलग होकर बोला, अच्छा चलो, अब रात बहुत हो गई है, चलो सो जाओ, बाकी बातें कल करेंगे। यह बोल अरमान जैस्मीन से थोड़ा साइड हुआ कि तभी जोर से बिजली की कड़क और जैस्मीन अरमान के सीने से लग गई। अरमान खुद संभाल नहीं पाया और पीछे रेलिंग से लग गया, उसके हाथ हवा में ही रह गए। जैस्मीन अरमान से साइड होने लगी, तभी फिर एक बार फिर बिजली कड़की तो जैस्मीन ने फिर अरमान को कसकर पकड़ लिया। अरमान ने जब जैस्मीन को डरते देखा तो उसने भी उसे अपने बाहों में भर लिया। अरमान जैस्मीन को ऐसे ही बाहों में लेकर बोला, क्या हुआ मिष्टी, आप इतना डर क्यों रही हैं? इट्स जस्ट सिंपल थंडरिंग, मुझे बिजली कड़कने की आवाज़ से डर लगता है। मैं हूँ ना, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। यह बोल अरमान ने और कसकर जैस्मीन को गले लगा लिया। जितनी बार बिजली कड़कती उतनी बार अरमान भी जैस्मीन को अपनी बाहों में भरकर सुकून से खड़ा अपने दिल को सुकून पहुंचाता रहा, लेकिन जैस्मीन को डरते देख और कसकर पकड़ लेती हैं। अरमान बोला, चलो अंदर चले, बहुत रात हो गई है। यह बोल अरमान जैस्मीन को ऐसे ही बाहों में भरे अंदर ले आया। अरमान जैस्मीन को लेकर अंदर आया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। अरमान साइड हटने लगा तो जैस्मीन ने उसका हाथ पकड़कर नामे गर्दन हिलाई और उसके पास ही बैठ गया तो जैस्मीन ने अरमान की गोद में सर रख दिया। अरमान उसके बालों को सहलाने लगा। जैस्मीन अपनी आंखें बंद की तो उसे फिर किसी लड़की की चीख सुनाई दी। जैस्मीन झट से अपनी आंखें खोल दी। अरमान, जो जैस्मीन को ही देख रहा था, बोला, क्या हुआ मिष्टी, मुझे उसकी चीख सोने नहीं दे रही। कोशिश करो बच्चे सोने की, नींद आ जाएगी। अरमान ने उसकी आंखों पे हाथ रखा और एक हाथ से उसके बालों को सहलाने लगा। जैस्मीन ने आंखें बंद की तो फिर से उस लड़की की चीख सुनाई दी। जैस्मीन ने अरमान का हाथ को हटाकर कई दफ़ा गर्दन ना में हिलाई। आंखें बंद थी लेकिन कोरों से आंसू बह रहे थे और वो बड़बड़ा रही थी, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का, मत मारो। बंद आंखों से ही उसने बेड पर तकिया ढूंढते हुए सामने की तरफ फेंका, जैसे कोई सामने खड़ा हो। अरमान ने खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे शांत कराने लगा। लेकिन शायद आज जैस्मीन की किस्मत खराब थी। बाहर तेज बारिश के साथ बिजली कड़क रही थी।
उन चीखों के बीच एक जानी पहचानी आवाज़ सुनकर जैस्मीन ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो अरमान को देखकर उसमें सिमट गई। अरमान ने भी उसे अपने सीने में छुपा लिया और उसे शांत करवाने लगा। एक बार और जैस्मीन आंखें बंद की थी, लेकिन झटके से खोल अपने आसपास देखने लगी। अरमान घबराई नज़रों से उसे ही देख रहा था। जैस्मीन को देख अरमान को अपने सीने में दर्द महसूस हो रहा था। अरमान ने जैस्मीन को अपने सीने में छुपाए हुए कहा, कोई नहीं है बच्चे, मैं हूं ना आपके साथ, आप ऐसे डर नहीं सकती, आप नहीं हार सकती, ऐसे आपको फाइट करनी होगी अपने इस डर से। एंड आई नो यू आर फाइटर, आप नहीं हारोगे। जैस्मीन रोते हुए कहा, नो आई एम नॉट फाइटर, मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हार गई, वो लड़ाई जिसमें दाव पर मेरी इज्जत लगी थी, मैं हार गई। अरमान ने जैस्मीन का हाथ अपने हाथों में भरकर ज़बरदस्ती उसे ऊपर किया और बोला, नहीं, आप नहीं हार सकती, जो भी आपके अंदर है उसे बाहर निकाल दीजिए। इतने टाइम से जो दर्द अपने अंदर दबाया है उसे बाहर आने दो बच्चे, आई प्रॉमिस यू नो बेटर। जैस्मीन ने अरमान की तरफ देखा, उसकी आंखों में दर्द और बेबसी थी। अरमान ने उसके बालों को चेहरे से साइड कर उसके माथे को चूमकर अपने सीने से लगा लिया और बोला, अच्छा सो जाओ अब, मैं यही हूँ आपके पास, मैं आपको बताना चाहती हूँ, सब कुछ बताना चाहती हूँ, इस दर्द से छुटकारा चाहती हूँ। देन स्पीक अप बच्चे, कोई आपको जज नहीं करेगा, मैं हूँ आपके साथ, मैं आपको सुनूंगा। जैस्मीन ने खुद को अरमान की बाहों में छुपा लिया। अरमान ने भी उसे खुद में समेट लिया और उसके बालों को सहलाने लगा तो जैस्मीन गहरी सांस लेकर बोली। जैस्मीन अपने फर्स्ट ईयर के पेपर देकर घर आई थी, लेकिन उसने इतने टाइम बाद घर आने पर भी किसी को कोई खुशी नहीं थी। सबका व्यवहार उसके प्रति वैसा ही था जैसा पहले था। उसको आए 3 दिन हुए थे कि उसकी माँ ने बताया उन्हें 3 दिन के लिए उसके पापा के साथ कहीं जाना है। दादा दादी पहले ही कहीं गए हुए थे और भाई अपने दोस्त के साथ ट्रिप पर गया हुआ था। अगले दिन सुबह उसकी माँ, पापा, छोटी बहन कहीं चले गए। कहाँ गए यह पता नहीं। उन्होंने जैस्मीन से पूछा तक नहीं कि वो अकेले कैसे रहेंगी या फिर रह पाएगी या नहीं। न ही उन्होंने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। उसके जाने के बाद जैस्मीन घर पर अकेली थी। सिर्फ जो साफ सफाई करती थी वो थी। जैस्मीन अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। उसकी ऐसी क्या गलती है जो उसके घर वाले उससे ऐसा व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर उसने जल्दी खुद को संभाल लिया। शाम को काम करने वाली भी खाना बनाकर चली गई। अब जैस्मीन घर में अकेली थी। उसने बेमन से खाना खाया और लिविंग रूम में बैठे टीवी देखने लग गई। टीवी देखते देखते वो सो गई। रात के करीब 12 बजे घर की डोरबेल बजी। जैस्मीन की नींद खुल गई। उसने टाइम देखा और सोचा कि इतनी रात को कौन हो सकता है। वो दरवाजे तक आई और छूने पर उसके भाई की आवाज़ आई, लेकिन उसने सोचा कि उसकी माँ ने तो बोला था कि उसका भाई 1 हफ्ते बाद आने वाला था, फिर इतनी जल्दी कैसे। लेकिन फिर उसने अपने ख्यालों को झटक कर दरवाज़ा खोला तो सामने उसके भाई का दोस्त और 2 लड़के खड़े थे। जैस्मीन ने जब देखा कि उसका भाई नहीं था साथ तो उसने फटाफट दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन उसके भाई का दोस्त जिसका नाम रवि था उसने दरवाजे पर जोर से धक्का मारा और जैस्मीन 2 कदम पीछे हो गई। वो तीनों जल्दी से अंदर आए, दरवाज़ा बंद कर दिया। जैस्मीन डर से पीछे हो गई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से, अभी मेरे भाई घर पर नहीं है। रवि बोला, पता है तुम्हारा भाई घर पर नहीं है, इनफैक्ट इस टाइम कोई भी घर पर नहीं है, इसलिए तो आया हूँ। जैस्मीन को उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगे, इसलिए वो घर के लैंडलाइन की तरफ भाग गई किसी को फ़ोन कर सके, लेकिन रवि ने आगे बढ़कर जैस्मीन को पकड़ लिया। जैस्मीन ने उसे छुड़ने के लिए उसके पेट पर कोहनी से वार किया तो वो पीछे की तरफ हो गया। तब बाकी के 2 लोगों ने आकर जैस्मीन को पकड़ लिया। रवि ने जैस्मीन को खींचकर थप्पड़ मारा। जैस्मीन का सर चकरा गया। रवि बोला, बहुत घमंड है ना तुझे अपनी खूबसूरती का, आज तुम्हें ऐसा दाग दूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। उसकी बात सुनकर जैस्मीन डर गई और रोने लगी। रोते रोते जैस्मीन बोली कि मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तो रवि बोला कि वो थप्पड़ याद है, तुमने मुझे मारा था, तभी मैंने सोच लिया था कि तुम्हें सबक सिखाकर रहूँगा। यह बोल उसने झटके से जैस्मीन को टॉप को सामने से फाड़ दिया। जैस्मीन बेतहासा रोने लगी, लेकिन उसकी पूरी किस्मत बाहर बहुत जोरों से बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। इतनी रात को कोई भी उसकी आवाज़, उसकी चीख सुनने वाला नहीं था। रवि और दोनों जो उसके साथ थे खींचकर जैस्मीन को एक रूम में ले गए। जैस्मीन छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छूट नहीं पाई।
उन्होंने जैस्मिन को अंदर जाकर धक्का दिया तो जैस्मिन सीधे जमीन पर गिरी, जिससे उसके माथे पर चोट लग गई और खून निकलने लगा। जैस्मिन वहीं बैठकर खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन यह नामुमकिन था। रवि जैस्मिन के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया तो जैस्मिन की दर्द से चीख निकल गई। रवि ने अपने दोस्तों की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने उसके हाथ पर एक इंजेक्शन रख दिया। रवि वो इंजेक्शन जैस्मिन के कंधे पर लगा दिया। देखते ही देखते जैस्मिन के हाथ पैर ढीले पड़ गए। रवि ने अपनी बेल्ट निकाली और उसे मारना शुरू कर दिया। जैस्मिन को बेतहासा दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर रवि ने जैस्मिन के सभी कपड़े फाड़ दिए। जैस्मिन का दिल चीख रहा था, आंखें बरस रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। रवि ने सिगरेट जलाकर उसे पीते हुए जैस्मिन के अंगों पर जलाने लगा। उसने अपने साथी को इशारा किया तो उसने लाइटर से चाकू गर्म किया, रवि को दिया तो रवि ने वो चाकू जैस्मिन की चेस्ट पर रख दिया। फिर वो भूखे भेड़िए की तरह जैस्मिन पर टूट पड़ा। उन तीनों ने मिलकर जैस्मिन के शरीर को नोच डाला। जैस्मिन के शरीर में बेतहासा दर्द हो रहा था। जब दर्द सहन न हुआ तो वो बेहोश हो गई। जानवरों की तरह नोचने के बाद वो लोग जैस्मिन को ऐसे ही छोड़कर चले गए। जैस्मिन की जब आंख खुली तो वो दर्दनाक रात, अगला दिन गुजर चुका था। जैस्मिन ने किसी तरह खुद को घसीटकर वॉशरूम तक लेकर आई और शावर के नीचे बैठकर बेतहासा रोने लगी। शरीर ने न बर्दाश्त होने वाला दर्द हो रहा था। 2 घंटे रोने के बाद किसी तरह कपड़े पहन वो बिस्तर पर लेट गई। रोते रोते पता नहीं कब सो गई। अरमान जैस्मिन को खुद में समेटे हुआ था और उसके बालों को सहला रहा था। अरमान की आंखों से आंसू बह रहे थे। अरमान ने जैस्मिन को खुद से अलग किया और उसके माथे को चूमकर कसकर सीने से लगा लिया, जैसे उसे छोड़ते ही वो कहीं चली जाएगी। जैस्मिन ने फिर बोलना शुरू किया। जैस्मिन की आंखें अगली सुबह जब खुली तो उसने देखा कि उसके रूम से आवाज़ें आ रही थी। शरीर में बेतहासा दर्द और कुछ न खाने की वजह से उठा नहीं जा रहा था, लेकिन हिम्मत कर उठकर बाहर गई तो उसकी माँ को देख कर उसने गले से लग गई और बेतहासा रोने लगी। लेकिन तभी किसी ने पीछे से खींचा और इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि जैस्मिन संभल नहीं पाई और नीचे ज़मीन पर गिर गई। उसने सर उठाकर देखा तो उसका भाई आंखों में बेतहासा गुस्सा लेकर उसे ही देख रहा था। जैस्मिन को कुछ समझ नहीं आया कि उसका भाई उसकी माँ को बोला कि इसलिए मैं बोल रहा था कि इसकी शादी कर दो, कोई ज़रूरत नहीं इसे पढ़ने लिखने की, कॉलेज भेजने की। अगर मेरी बात मानी होती तो यह दिन न देखना पड़ता। जैस्मिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसकी नज़र सबसे पीछे खड़े रवि पर गई, जो उसे ही शैतानी तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसे देख जैस्मिन डरकर खुद में ही सिमट गई। सब कुछ उसकी आंखों के सामने एक रील की तरह चलने लगा जो उसके साथ हुआ था। लेकिन फिर भी वह हिम्मत कर उठी और रवि के पास जाकर उसे खींचकर एक थप्पड़ मार दिया और बोली, मेरी जिंदगी खराब कर यहाँ क्या लेने आए हो? तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरी इज्जत मेरे सामने सब लूट लिया। यह बोल वो जब रोने लगी, लेकिन तभी उसके कानों में अपने भाई की आवाज़ आई, जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। उसका भाई बोल रहा था कि अपने यार के साथ रंगरलिया मनाई तूने और इल्ज़ाम मेरे दोस्त पर लगा रही है। अच्छा हुआ इसने तुझे उस लड़के के साथ देख लिया और मुझे बता दिया। जैस्मिन ने जब यह सुना तो उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी उसके भाई कुछ कहा, जिसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके भाई ने कहा कि उसने जैस्मिन के लिए एक लड़का पसंद किया है, कल ही उसकी शादी है। जैस्मिन ने जब यह सुना तो हैरानी से अपने भाई को देखने लगी। उसने अपने माँ को बताया कि रवि ने उसके साथ क्या किया है, तो उसकी माँ ने उसे खींचकर एक थप्पड़ मारा और बोली, काश तेरे पापा के कहने पर तुझे पैदा ही ना होने से पहले ही मार दिया होता तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। उन्होंने जैस्मिन को उसके रूम में बंद कर दिया। जैस्मिन को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है कि उसके साथ यह सब हुआ है। इतना सब होने के बाद भी उसकी माँ और भाई को उस पर विश्वास नहीं। जैस्मिन सारी रात बैठी रोती रही। अगले दिन सुबह ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दी गई और ससुराल में पहुँचते ही उसके पति ने भी उसके साथ वही सब करना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसे पता चला तो उसने जैस्मिन को मारना शुरू कर दिया। अब तो रोज़ का हो गया था। वो जैस्मिन को मारता, उसके जिस्म को नोचता और जैस्मिन को तो जैसे जिंदा लाश बन गई थी। उसके बाद से भी कभी उसने अपने घर में पाँव नहीं रखा। उसके घर वालों को तो वैसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। 2 साल ऐसे ही निकल गए। एक दिन जैस्मिन घर का काम करते हुए बेहोश हो गई।
बाद में पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसे लगा शायद अब उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, लेकिन उसके पति को इस बारे में पता चला तो उसे बहुत मारा और बोला, मुझे क्या पता यह किसका बच्चा है। उसने जैस्मीन को बहुत मारा और डाइवोर्स पेपर पर जैस्मीन के साइन लिए और उसे किसी को बेच दिया और सबको यह बोल दिया कि वो किसी के साथ भाग गई। उसके पति ने यहाँ उसे बेचा था, वो एक कोठा था। किसी तरह जैस्मीन वहाँ से भाग निकली। भागते भागते वो एक गाड़ी से टकरा गई और जब होश आया तो वो अस्पताल में थी। जिस इंसान की गाड़ी से टकराई थी वही उसे अस्पताल लेकर आया था। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके बच्चे को मरे हुए 3 दिन हो गए थे, इसलिए उन्हें उसका अबॉर्शन करना पड़ा। इसका मतलब जब उसके पति ने उसे मारा था तभी उसका बच्चा पेट में ही मर गया था। जैस्मीन यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उसे चेक किया तो पता चला कि वो कोमा में चली गई हैं। उसी इंसान ने उसका इलाज करवाया। 1 साल बाद जब वो कोमा से बाहर आई तब आयशा ने उसे संभाला। कम से कम 1 साल लगा उसे खुद को संभलने में।